तो दोस्तों दिल्ली पुलिस मैथ स्पेशल की क्लास नंबर 7 आ चुकी है, जिसमें हम 3 तारीख 12 महीना 2020 का प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं, मतलब मॉडल पेपर हम करा रहे हैं इवनिंग शिफ्ट का। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है आपके लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं तक आप क्लास देखेंगे तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक ही बेस पर पूछे गए, मतलब एक ही आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए, डिजिट को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है। ऐसा ही इस सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए बेटा मैं आपसे बार बार पे कह रहा हूं कि क्वेश्चन कितने टाइप का बन सकता है, ये चीज़ों की प्रैक्टिस आपको केवल प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर करने से ही होगी। अदरवाइज आपके पास अगर टाइम कम रह गया है, 10-12 दिन 15 दिन जो भी है आपके पास, उसमें केवल आपके लिए एक ही सुविधा है, वो ये है कि आप प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर कीजिए। बुक करेंगे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, समझ में नहीं आएगा क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हो। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, बड़े ध्यान से आपको समझना। देखो बेटा, इस तरीके का सवाल एच डी यादव बुक में दिया हुआ है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। एक वैल्यू ओनली आपकी चेंज कर दी गई है, बाकी सब क्वेश्चन में सेम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी। ठीक है बेटा, सवाल को बड़े ध्यान से समझते। देखो मैंने इसका बेस्ट ट्रिक भी आपको बनाया हुआ है, डाला हुआ है यूट्यूब पर। देखो, एक वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की गई, फिर वर्धित मूल्य में x% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 10x था तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है, देखो वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की और फिर x% की कमी की गई, तो मैं कहूं कि वस्तु का मूल्य अगर 100 होगा, ठीक है, इसमें x% की वृद्धि की गई x, ठीक है, फिर x% की कमी की गई 100 माइनस x। ठीक है, दोनों चीजें परसेंट में हैं, तो इस परसेंट के लिए भी 100 आएगा और इस परसेंट के लिए भी 100 आएगा। भाई ये भी परसेंट ये भी परसेंट, इक्वल अंतिम मूल्य कितना हो जाता है? 10x हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है वो यहाँ पे 1 दिया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। बात आई समझ में? अब जो भी यहाँ से चेंजिंग होगी ना, वो यहाँ से जो मेन वैल्यू होगी उसमें होगी, तो यहाँ मैं मेन वैल्यू लिख लेता हूँ मेन। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में? अब बेटा आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है इसका करने का। देखो बेटा, यहाँ से 100 का 100 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 माइनस ये हो जाएगा x²। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है बेटा, बराबर हो जाएगा आपका 10x। ठीक है, बात है समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, अब ये दोनों के नीचे है, या तो वो यहीं छोड़ देता या फिर आपको पूछा तो दोनों के नीचे ये है आपका, तो इसके नीचे भी रहेगा 1 2 3 4 और ये वैल्यू इसके नीचे 1 2 3 4। ठीक है, माइनस x² अपॉन कितना रहेगा बेटा? 1 2 3 4 इक्वल कितना बेटा? 10x। अब सीधी सी बात है बेटा, करना कुछ नहीं था, ये वैल्यू इससे क्रॉस होगी, 1 आ गया। आपको पता है x का x रहेगा। ठीक है, ये 100 का स्क्वायर है, 100 लिख देंगे और दोनों पे एक साथ स्क्वायर हम लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं। ठीक है, बराबर 10x। ठीक है, अब ये मेन वैल्यू चाहिए थी हमें, तो ये नीचे चला जाएगा सब, तो यहाँ से ये आ जाएगा बेटा अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस। ठीक, मेन वैल्यू का मतलब है यहाँ पे मार्क प्राइस, तो यहाँ से ये नीचे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बेटा 10x अपॉन, ठीक है, 10x अपॉन 1 माइनस x/100 का होल स्क्वायर। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है, कोई टेंशन आपको नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे और समझेंगे कि क्या करना है इसमें। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, और बड़े ध्यान से इन्हें करना है। देखो आपसे बार बार भी कह रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको मॉडल पेपर जो मैं आपको करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट लिख दिया जरूर है मैंने, लेकिन मॉडल पेपर का मतलब है प्रीवियस, प्रैक्टिस सेट का मतलब है उनके आधार पर बनाए हुए सेट। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। धातु के खोखले गोले को बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये आंतरिक त्रिज्या रह गई है, यहाँ पर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। 10 और कितना है बेटा? 8 है। ठीक, आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या को पिघलाकर छोटी छोटी गेंद बनाई जाती है, तो गेंदों की संख्या यहाँ मुझे वैसे फिक्स नहीं है, यहाँ तो 8 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, वो मैं देख लूँगा कितना है, इसी से पता चल जाएगा। 6 होगा 6 के आधार पर कीजिएगा, 8 होगा 8 के। कोई मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट को बीच में देख भी नहीं सकता, कहाँ से देखूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे फ़ोन से कैमरा कनेक्ट है, तो 8 के हिसाब से हम इसको करते हैं। ठीक है बेटा, 8 के हिसाब से आंतरिक त्रिज्या समझना है। देखो एक खोखले गोले का भार, तो खोखले गोले का मतलब है कि एक स्पेयर होगा, बात आई समझ में? ये अंदर से खोखला होगा लेकिन बाहर से इसकी ये परत होगी,
थोड़ा सा दोबारा रफ करके बनाता हूँ। चित्र अच्छा नहीं बना यार, मज़ा नहीं आया, फिगर अच्छा नहीं बना हमारा। देखो ये समझना, देखो बेटा क्या, मैं बड़े ध्यान से बड़े आराम से बनाता हूँ क्योंकि ये वैसा बोर्ड नहीं है मेरा डिजिटल, थोड़ा सा वैसा पैड पे लिखना पड़ता है मुझे यहाँ पर। ये चीज़ बड़ी ध्यान से मुझे यहाँ पे बिल्कुल गोल जितना बन सकेगा उतना मैं बनाऊंगा। ठीक है बेटा, ये इतना ही गोल बहुत है इस पे। ठीक है, अब इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या का मतलब क्या है। ठीक है, देखो बेटा, मैं इसमें एक मोटी परत होगी, खोखला है जैसे बॉल, कॉस्को की बॉल जो होती है आपकी, उसमें मोटी परत होती है। ठीक है, बड़े ध्यान से मैं आपके लिए बनाता हूँ इसको। ठीक है, देखो यहाँ से देखो। ठीक है, भारी त्रिज्या, भारी त्रिज्या का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये मेन पॉइंट होता है, वहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो है आपका 10। ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या का मतलब है केवल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये कितना है बेटा, 8 मान के चल रहे हैं फिलहाल में, 6 हो या 8 हो वो हमें कंफर्म नहीं, लेकिन हम 8 के आधार पर इसको कर रहे हैं। ठीक है बेटा, बात है समझ में। अब मेन पॉइंट ये है बेटा कि हमें करना क्या है, करना ये है कि यहाँ से इसका वॉल्यूम निकलेगा और इसके वॉल्यूम के आधार पर ही सवाल हमारा बनेगा। ठीक है, तो जब बाहरी और आंतरिक त्रिज्या में से खोखले का वॉल्यूम निकाला जाता है, इस वाले हिस्से का वजन, तो ये किया जाता है 4/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर। ठीक है, अब यहां से समझना ये है, बराबर में ये भी होता है 4/3, जो भी आपको गेंदें बनानी है पाई। ठीक है, आर देखो 2 सेंटीमीटर आर क्यू, मतलब स्पेशल आर में इसको मैं आर ही लिख देता हूँ, यहाँ R1 लिख देता हूँ। ठीक है, कितनी गेंदों की संख्या इंटू n, बात है समझ में। ठीक है बेटा, यहाँ से ये क्यू लगा हुआ है, अब केवल वैल्यू को पुट करना और चीज़ों को समझना है बेटा है, ये तो वैसे ही उड़ जाते हैं, इनकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। या आर क्यू 10 का क्यू, ठीक है बेटा, माइनस 8 का क्यू। ठीक है बेटा, यहाँ से आ जाएगा आर, आर कितना 2 का क्यू। ठीक है बेटा, इंटू n, हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ 8 के। ठीक है, 10 का क्यू 1000, 8 का क्यू बेटा 512। ठीक है, और यहाँ से ये 2 का क्यू है आपका बेटा 8, इंटू कितना n। ठीक है, इंटू कितना n, तो 512 इसमें से जाएगा तो ये बचेगा बेटा 488, 488 बचे। ठीक है, 512 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ से व्यास नहीं दे रखा है, पहली बात तो ये खोखले गोले आंतरिक त्रिज्या दे, डायरेक्ट हमें यही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से ये हो गया बेटा आपका 488 बचा, 488, 12 जोड़ेंगे 500, 500 1000। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा 488 बट्टे कितना बेटा 8, 8 6 48, 8 1 तो कितनी गेंदें निकलेंगी 61। ठीक है, लेकिन अगर बेटा मैं आपसे कहूँ कि अगर ये 6 होता तो केवल यहाँ संख्या चेंज हो जाती, 6 का 216, अगर तो मैं 1000 में से 216 माइनस भी कर देता हूँ बेटा, तो ये आएगा आपका 786। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ, 784 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाता 8 9 72, 8 8 64 98, तो इसका मतलब ये 98 मैच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 6 होगा। 8 से करेंगे ये कंडीशन नहीं, 6 से करेंगे ये कंडीशन, बात है समझ, दोनों से क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, टेंशन आपको लेनी नहीं है, सिंपल सा है। कभी कभी नाव धारा का सवाल आती है, बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन आ जाती है कि सर इतना हार्ड क्वेश्चन इसमें क्यों, हार्ड नहीं है, सिंपल सा है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, सॉल्व तुरंत आपका हो जाएगा, टेंशन आपको लेनी नहीं है। देखो, स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उसी दूरी को तय करने में लगता है। धारा की प्रवाह, धारा की प्रवाह होता है मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, चालें जुड़ जाती हैं। तो मैं कहूँ कि अगर बोट की जो स्पीड है वो मैं ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, बोट की स्पीड अगर x होती तो वाटर की कितनी होती है y, तो दोनों ऐड होते हैं ना वहाँ पे x + y डाउन स्ट्रीम में, और दूसरा अकेला चलता तो केवल बोट की स्पीड यहाँ पे आती कि नहीं आती, आती सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब ये सिंपल में है। ठीक है, सिंपल में है बेटा, और ये डाउन स्ट्रीम में धारा के प्रवाह के साथ। ठीक है, मतलब अनुकूल स्थिति। करना ज़्यादा आपको कुछ नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल सवाल है। इसने ये कहा है कि 25% अधिक समय लगता। अब यहाँ से धारा के साथ जाती
तो इसमें 25% अधिक समय लगता है, तो 25% का फ्रैक्शन है बेटा 1/4। तो 4 से समय कितना लगता है यहाँ पे 5। ठीक है, तो अगर टाइम का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा बेटा 5 और कितना 4। स्पीड पूछी किसकी है बेटा, इसकी। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी आई है 4, उसने कितनी दे रखी है 50। धारा की चाल स्थिर जल में यही तो हो गई। ठीक है, तो यहाँ से 4 से कितना 12, तो ये हो जाएगा आपका 12.5। 12 चौक 48 और ये 12.5 आपका आ जाएगा आंसर। सरल सवाल था, टेंशन आपको लेनी नहीं थी, बहुत ही सिंपल था, घबराना आपको नहीं था। देखो बेटा एक चीज़ और इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर हमसे संख्याओं में कंप्यूटर से बार नहीं लग पाए, यहाँ पे बार है, ये मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे संख्याओं पे बार लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बार लगा हुआ है संख्याओं पे। बात आई कि नहीं समझ में बेटा, बार लगाओ। ठीक है, अब एक चीज़ समझो। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे सवाल में टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो 8 का टमाटर 9 हो गया, सीधा सीधा यहीं करता हूँ, सीधा 9 बट्टे कितना बेटा 8। ठीक है, डिवाइड का डिवाइड बेटा। ठीक है, डिवाइड का डिवाइड, और यहाँ से 5/6 का 5/6। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कर सकता था 15, और 4 छिंग हो जाता है 24। तो मैं रफ करूँगा एक बार इसको, और डायरेक्टली 1-2 लाइन खानी है हमें। खाने का मतलब माइंड में ही सॉल्व करनी है। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी बेटा। देखो यहाँ से एक चीज़ समझना, यहाँ से 8 टमाटर 9 बट्टे कितना 8 डिवाइड। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में ऑफ का मतलब 3 पंजे 15 और 6 छक 24। 3 से इसको काट दो 2 बार, कोई दिक्कत तो नहीं, तो 5/8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लाई में 6, 3 से कितना 3 और 3 से कितना 2 से कितना 2, 1/6 हो जाएगा। 1/6 यहीं से यहीं सॉल्व करते रहिए। 20 और 33, ये आ जाएगा 33 बट्टे कितना बेटा 20। ये बात यहाँ तक सॉल्व हो जाती है। अब बात आती है मेन इन पॉइंट की। ठीक है, इन पॉइंट को मैं बारीकी से आपको समझाता हूँ। देखो 0.93 दे रखा है, दोनों पे बार है, दोनों का बार हटेगा, 2 9 नीचे आ जाएंगे आगे। ठीक है, 3 से काटेंगे 31 और 3 से काटेंगे बेटा ये आ जाएगा आपका 33। 31/33 आपका ये आ गया। अब बात आती है वैल्यू इसकी, तो 0.3 पे बार को हम सॉल्व कर लेते, तो ये आएगा 3/2 संख्याओं पे बार है 99, तो ये आ जाएगा 1 कितना 33। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है बेटा 1, आगे 1 है, 1 प्लस में तो 33 और 1 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से देखो बेटा मल्टीप्लाई, और ये आता आपका कितना बेटा 31/33। 31 बट्टे कितना आता 33 आता। यहाँ से डिवाइड आ गया। ठीक है, डिवाइड, यहाँ से एक चीज़ समझना, यहाँ से कितना आया हमारा 33 से 34 बट्टे कितना बेटा 33। बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा बेटा। इसको उल्टा कर देंगे, ये 9 बट्टे कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8 बट्टे कितना बेटा 5, माइनस 1/6 प्लस 33 बट्टे कितना बेटा 20। ठीक है, यहाँ डिवाइड है, तो ये डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे 31/33 है ये आपका बेटा, और यहाँ से ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 33/34। 33 से 33 कटा। ठीक है, यहाँ से कटा 8 से 8, तो ये आ जाएगा 9 बट्टे कितना 5, माइनस 1 बट्टे कितना 6 प्लस 33 बट्टे कितना 20। ठीक है, 31 बट्टे कितना 34। ठीक है बेटा, अब ये आ गया 9/5 माइनस 1/6 प्लस इसका इसमें कर देंगे गुणा, 31 तिया हो जाएगा ये 93 का 3 9, 31 तिया 93 और 102, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, 1023 और 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, ये हो जाएगा 600। इसका एलसीएम लेके आपको सॉल्व कर देना। ठीक है बेटा, बात आई समझ में। अब बढ़ते हम थोड़ा सा आगे और देखेंगे सवाल में अभी हमें करना क्या है, क्योंकि ऐसी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, मैं केवल आपको कैलकुलेशन करने के लिए छोड़ता हूँ, इससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बेटा ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम है, आपको जीके भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है। मैथ के लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों करें भैया, मैथ में तो वैसे ही 10 से ऊपर हो जाए बहुत बड़ी बात है, 15 में से, क्योंकि वहाँ जाके दिमाग काम नहीं करता। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, वहाँ जाके 50% तो वैसे ही दिमाग में से निकल जाता है यार। देखो 48 व्यक्ति एक साथ काम करके प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 25 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं कार्य को। 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में करेंगे।
ठीक है, देखो MDH वाले फॉर्मूले से है, देखो 48 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, डी आपको पता करना है। और ऐसे सवाल होते हैं टुच्चे लेवल वाले जिन्हें बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये 5 से कितना 3 और 5 से कितना 5, ठीक है, और 5 से कितना ये 2 और ये हो जाएगा 6, 6 से काट देंगे 48 को 8 बार, 8 गुणा 8 बराबर बचेगा डी, तो डी बराबर आ जाएगा 64, जो कि ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। ऐसे सरल से सवाल आ जाए तो दिल सा खुश हो जाता है बच्चों का, इतना सरल सवाल दे दिया। ठीक है देखो बेटा, अब एक चीज़ बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, देखो सिंपल सा पैटर्न बताऊंगा, समझना क्या है वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से एक चीज़ समझना, ये कह रहा है 15,625 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज में दी जाने वाली निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। रेट नहीं दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चे को। ठीक है, रेट निकल आएगा आसानी से। वही राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में ₹X हो जाती है जब छमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। ठीक है बेटा, अब एक बात समझ लो बेटा, यहां से 15,625 15,625, ठीक है, कितना हो जाता है बेटा, ये हो जाता है आपका 196, 2 वर्ष में 19,600 हो जाती है। ठीक है, मतलब ये प्रिंसिपल है और ये है आपका अमाउंट। ठीक है बेटा, और यहाँ 2 साल की बात हो रही है तो आप केवल यहाँ पे रूट लगा दीजिए बेटा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 यहाँ पे 2 साल है तो हम 2 लिख दीजिए, मतलब रूट का काम यहाँ कर। ठीक है बेटा, अब एक चीज समझना। ठीक है, यहां से एक चीज समझ में आ जाएगी, ये जो स्क्वायर है वो 125 का है। कितने का, 125 का। तो ये जो स्क्वायर है वो 125 का है और ये जो स्क्वायर है वो 140 का है बेटा। बात है कि नहीं समझ, देखो ये 125 का और 114 का, यहां तक 0 का 2 0 का 1 0। तो यहां से हम रेट आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होगी। यहां से बेटा दिखें तो 125 से कितना 40, कितना मिला है बेटा 15, कितने से 125 से गुणा कितना बेटा 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और 5 3 15, 3 चौका 12, 12% आपकी रेट आ जाएगी। आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है बेटा कि समान दर से छमाही रूप से दिया जाए। 6 मंथली का मतलब होता है कि टाइम तो रहेगा आपका 2 और रेट हो जाएगा आपका आधा, मतलब 1/2, 6% रह जाएगा। 6% का फ्रैक्शन है 3/50, कितना है बेटा 3/50। ठीक है, 3/50 आपका फ्रैक्शन रेट का बन जाएगा। अब बात आती है 2 साल की बेटा, तो ये 50 से कितना हो जाएगा बेटा 53, और ये 50 से कितना हो जाएगा बेटा 53, और ये आ जाएगा, ठीक है, 53 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2500। ठीक है, और ये आ जाएगा 53 का स्क्वायर है आपका बेटा, निकालना पड़ेगा मुझे क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा भी याद नहीं है। ठीक, ये 55 25, 3 पंजे 15 और 15 दूनी 23, ठीक है, 2809। ठीक है, यहाँ से देख लो ये जो वैल्यू है। अब आपको करना क्या है, निकटतम तक पूछा है, देखो आपके पास जो वैल्यू है वो 15,625 है, हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है 2500, गुणा जो करेंगे वो करेंगे 2809 का। ठीक है बेटा, इसको आपको कैलकुलेट करके ऑप्शन मुझे बताना है। आप कहेंगे सर ये छोड़ देते हैं, जरूरी है भैया कैलकुलेशन आपको ही करनी है पेपर में। ठीक है, मैं तो रट के करा देता, मुझे क्या फर्क पड़ रहा, कैलकुलेटर काट के पहले ही रख लेता, लेकिन उससे फायदा क्या था यार, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी। देखो बेटा ध्यान से समझना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा सेट कर लूं कलर को।
देखो बेटा, चार संख्या, पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों संख्याओं का औसत 35 है तो चौथी संख्या को किन दो संख्याओं के बीच स्थिर है? कुछ नहीं है बेटा, चारों संख्याओं का औसत देख लो पहले तो। चार संख्याएं, चारों का औसत कितना है? 35 है। 35 दूनी 70, 140। ठीक है, तो चौथी संख्या किन दो संख्याओं के बीच स्थित है? पहली तीन संख्याओं का जो औसत है, पहली तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन संख्याओं का चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, 3 गुना है। चौथी संख्या का क्या है? 3 गुना है। तो मैं आपसे कहूं कि चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, जो भी चौथी संख्या है उसका क्या है? 3 गुना है। चौथी संख्या का 3 गुना है तीन संख्याओं का औसत। अब मैं कह रहा हूं बेटा, मेरे पास, मुझे नहीं पता कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, तो मैं कहूं तीन संख्याओं का औसत है x, तो टोटल तीनों संख्याओं का कितना होगा? 3x नहीं होगा? बात है कि नहीं समझ में? और इसने कहा है पहली तीन संख्याओं का जो औसत है चौथी संख्या का 3 गुना है। ठीक है, तो चौथी जो संख्या होगी बेटा उसका कितना है? ये 3 गुना है। एक चीज समझना ध्यान से, क्या है? ये 3 गुना है। पहली तीन संख्या का जो एवरेज है ये जो है वो 3 गुना है संख्या का। तो संख्या जो होगी बेटा वो आपकी ये 3 गुना है, तो संख्या केवल x नहीं होगी, वो होगी कि नहीं होगी? संख्या होगी, x होगी। ठीक है, और मैं कहूं यहां से बेटा एक चीज समझना, यहां से अब एक चीज क्लियर हो जाए कि ये 3x, तीन संख्याओं का टोटल कितना? 3x, और एक संख्या ये कितनी? 4, चौथी ये संख्या, और तीन संख्याओं को टोटल ये, तो चारों संख्या जोड़ेंगे तो ये 4x नहीं हो जाएगा? सीधा सीधा चारों संख्याओं का योग 4x, और यहाँ चारों का योग कितना दे रखा है? 140। ठीक है, तो हम लौट के वहीं पर आ जाएंगे, 4 से हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इसलिए चारों संख्याओं का औसत इसने ऑलरेडी दे दिया है, और कहा क्या है कि चौथी संख्या किन दो संख्याओं के बीच में स्थिर होगी। तो चार संख्याओं का औसत यहाँ पहली तीन संख्याओं को देखो, पहली तीन संख्या में मान लूँ, एक मान ली मैंने x, एक मान ली मैंने y, और एक मान ली मैंने z। ठीक है, इनका एवरेज, इनका जो एवरेज है तीनों का, ठीक है, थोड़ा सा रफ करता हूँ क्योंकि इस इक्वेशन की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं थी, ज़्यादा ही डिटेल में मैं आपको ले गया। ठीक है, देखो चार संख्या है। ठीक है, चार संख्याओं का औसत है। ठीक है, मैं यहाँ से पूरा ही रफ करके डीपली थोड़ा नहीं ले जाते, सिंपल सा समझते। देखो चार संख्या ध्यान से देखना, चार संख्या हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी से जल्दी समझ में आएगा, ऐसे कन्फ्यूजन रहेगी। 35 गुणा 4, तो चारों का टोटल कितना है? 140 है। बात है समझ में? अब इसने कहा है पहली तीन संख्याओं का औसत, तो पहली तीन संख्या क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। इनका जो एवरेज है चौथी संख्या का 3 गुना है। चौथी संख्या क्या है? डी। डी का कितना है? 3 गुना है एवरेज इनका। डी का 3 गुना है कि चौथी संख्या का। अब देखो बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं यहां पर ए बी सी की जगह 3D नहीं रख सकता? रख सकता हूं। तो ए बी सी डी की जगह मैं 3D रखूंगा, तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी की जगह 3D रख देता हूं। यहाँ पे 3D में रख दूं, और एक डी आपका ये रहा, कितना हो जाए? 140। अब बात क्लियर हुई? तो यहाँ से 4D बराबर कितना है? 140। मतलब चौथी जो संख्या है वो 35 ही है। एवरेज से मतलब संख्या 35 है, संख्या 35 है। ठीक है, संख्या 35 है। यदि चारों संख्याओं का औसत, अब संख्या 35 है, तो 35 अगर मैं यहाँ पे रख दूं बेटा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 35 से 105, तो तीनों जो संख्याएं वो मिलाकर हैं वो कितनी है? 105 है बेटा। बात आएगी नहीं समझ में? 105 है। ठीक है, अब चौथी संख्या किन दो संख्याओं के बीच स्थिर होगी? ठीक है, चौथी संख्या 35 है। 35 ना तो इसके स्थिर बीच में है, ना इसके बीच में है, ना इसके बीच में है, और ना ही इसके बीच में है। सवाल में हो गई गड़बड़। पता नहीं पहली तीन संख्याओं का औसत जो है, भाई पहली तीन संख्याओं का जो भी हम एवरेज लिखते वो चौथी संख्या का कितना है बेटा? 3 गुना है। चौथी संख्या हमारी डी है, डी का 3 गुना इनका एवरेज है। पहली तीन संख्याओं का जो औसत है चौथी संख्या, बिल्कुल सही है, हमने बिल्कुल सही किया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो सकते हैं गलत, जो भी संख्या होगी वो 35 आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो हम सवाल पे जाएंगे सीधे कॉन्सेप्ट पे। पहली तीन संख्याओं का जो औसत है, तो पहली तीन संख्या ए प्लस बी प्लस सी है, इनका जो एवरेज है वो चौथी संख्या
का 3 गुना है, तो चौथी संख्या का मैंने 3 गुना करके यहाँ लिख दिया, 3D आ गया और यहाँ 3D रखा तो 4D, 4D बराबर 140 के बराबर होगा। तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 105 हो गया। बाकी की बची कितना, 35। चौथी संख्या पूछिए, चौथी संख्या इसमें है नहीं, तो ऑप्शन हमारे गलत। तो चौथी संख्या क्या, 35 है आपकी। ठीक है बेटा, अब देखो काफी सिंपल सवाल है वैसे तो ये समझना है। दो पूर्णांक संख्याओं के बीच अंतर 2507 का है, बीच 2507 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या में भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल कितना आता है, 11 प्राप्त होता है, उनमें से बड़ी संख्या। अब एक चीज समझना, ठीक है, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है, तो यहां होता है भाज्य, यहां होता है भाजक, यहां होता है भागफल, और यहां से घट के लास्ट में जो बचता है वो बचता है शेषफल। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। तो जो भी कंडीशन होती है वो हमारी होती क्या है, कंडीशन होती है ये कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है, अब बड़ी ध्यान से बड़ी बारीकी से सारी चीजों को समझते हैं। देखो दो संख्याओं के बीच अंतर, तो पहली संख्या मान ली मैंने x, दूसरी मान ली मैंने y। अंतर कितना, ये अंतर है तो बड़ी संख्या में x को मानूंगा, छोटी संख्या मानूंगा y को। अंतर कितना है, 2507 है। पहले सेट में भी ऐसा सवाल था, लेकिन उसमें शेषफल 0 था, मैंने आपसे बताया नहीं, तो एक दूसरे का आधार पर सवाल बना। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 और शेषफल 11 प्राप्त होता। बड़ी संख्या को देखो, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया है, बड़ी संख्या में छोटे, तो बड़ी संख्या क्या है x, छोटी संख्या क्या है y, भाग दे दिया। भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो 9 और शेषफल आता है वो कितना, 11 बचता है। ठीक है, भागफल देखो। अब एक चीज समझना बेटा ध्यान से, हैं, मैं इसमें पुट करके आपको बताता हूँ। भाज्य हमारे पास संख्या, देखो भाजक, भाज्य क्या है, जिसमें हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, हम बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं, बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे x, भाग किसका दे रहे हैं हम, y का। बात आई कि नहीं, देखो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। भागफल कितना आ रहा है 9 और शेषफल कितना आ रहा है बेटा आपका 11। बात आई कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से अगर मैं इसको तो हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, नहीं इसमें आपको और कन्फ्यूजन हो जाएगी। मैं वैल्यू को पुट करके आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कैसे, यहाँ से कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज नहीं, ये तो ले लिया हमने, हम लेते हैं यहाँ पे ग्रीन। देखो बेटा कैसे, भाज्य, भाज्य क्या है यहाँ पे x, x में तो भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाजक किससे, बाई से भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाजक बाई से भाग दे रहे हैं, भाज्य x है, भागफल 9 शेषफल। तो यहाँ से जो कंडीशन आएगी वो क्या आएगी, x बराबर 9y प्लस 11। बात आई कि नहीं समझ में। अब इसको मैं यहाँ पुट कर दूं तो बेटा पैसे तो नहीं लग रहे, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं लग रहे, कर दो पुट। यहाँ x की जगह पे अगर मैं 9y प्लस 11 रख दूं और y का y, तो ये 2507 का 7 ही होगा, और यहाँ से ये 8y बचेगा और 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 17 में ये 6 बचा। ठीक है, और यहाँ से बचेगा बेटा 9। ठीक है, यहाँ से बचेगा 2596। ठीक है, बात आई कि नहीं समझ में। बड़ी संख्या कौन सी है, उनमें से प्राप्त बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ से बच्चा बेटा 8y, तो यहाँ से अगर मैं 8 का भाग दूं, 8 3 24, एक बचा, सॉरी 24। तो देखो मैंने यहाँ पे माइनस गलत कर दिया बेटा, अभी पूरा सवाल गलत हो जाता, कोई बताता भी नहीं कमेंट करके कि सर हाँ, एक बार एक बच्चे ने जरूर बताया था और जोड़ गलत हो गया था मुझसे। तो देखो यहाँ से ये 8y बचा। ठीक है, यहाँ से 11 घटेगा, 11 घटेगा तो ये बचेगा 2496। ठीक है, बचेगी। अब यह बात है ना समझ, 8 3 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो y बराबर आ गया 312। उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, y आ गई। y 3, यहाँ से 2507 में से, अब ये मत कहना कि सर मैं 312 कैसे घटाऊं। ठीक है, y आ गया, y घटाना नहीं, y को इधर आके जोड़ देने हैं। अब ये मत कहना जोड़े कैसे, 9 1 8 2,
2819 ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये माइनस का ना उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल समझते हैं। ऐसे सवाल मैं अभी फिलहाल मैं क्लास में भी करा रहा हूँ बच्चों को, ऑफलाइन भी, क्योंकि पुलिस का पेपर आ रहा है, दिल्ली पुलिस का। तो मुझे तो ये है कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, बच्चे पास हो जाएं, और क्या है। ठीक है बेटा, एक निश्चित राशि समान वार्षिक साल ब्याज पर 4 वर्ष में 10,220 हो जाती है, और 7.5 वर्ष में, मतलब 7.5 वर्ष है ये। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 7 सही 1/2, 7.5 वर्ष में 12,775 हो जाती है। तो राशि की ब्याज की दर मान क्रम से, राशि और ब्याज की दर दोनों बतानी, मतलब प्रिंसिपल और ये दोनों बता। ठीक है, देखो सिंपल सा पैटर्न है इसका। 4 साल में जो पैसा है वो कितना हो रहा है, 10,220 हो रहा है। ठीक है, 7.5 साल में ये कितना हो रहा है बेटा, 12,775 हो रहा है। ठीक है, 12,775। यहां से देखो, यहां से एक चीज समझना, तो 7.5 में से 4 गया तो 3 सही 1/2। ठीक है, 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5। ठीक है, 7 में से 2 गया तो 5, और यहां से 12 में से 10 गया तो 2, 2555। मतलब 3.5 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से 3.5 ये हो गया, 7/2 नहीं हो गया बेटा भाई, 3.5 का मतलब 7/2। ठीक है, 7 से इसको काटते हैं बेटा, है ना। 7.5 साल में कितना मिला, 25.5। ठीक है, अब देखना बेटा एक चीज समझना बड़े ध्यान से, 7 से हम इनको काटेंगे, 7 21, 7 6 42, 7 5 35, और ये हो जाएगा 2 का गुणा। ठीक है, तो 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है, 1 साल का 1 ईयर का जो ब्याज मिल रहा है बेटा, वो आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 13, 2 3 730 आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है 4 साल का ब्याज। क्यों? क्योंकि हम इसमें से 4 साल का ब्याज निकाल देंगे बेटा तो हम प्रिंसिपल पे पहुंच पाएंगे आसानी से। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 4 तिया 12, यहाँ से 4 सत्ते 28 और 1 29, 2920 रुपये अगर मैं इस प्रिंसिपल में से माइनस कर दूं, यहाँ से अमाउंट में से 10, 220 में से अगर बेटा मैं 2920 अगर माइनस कर दूं, तो मैं 0 0 12 में से ये 9 बचा बेटा, और 9 में से ये 7, 7300 प्रिंसिपल आ जाएगा। आगे बेटा कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है, प्रिंसिपल आ चुका है। तो यहाँ से ऑप्शन से ही पता चल जाएगा प्रिंसिपल ये रहा, बाकी रेट इसी के साथ होगी, आंसर आपका परफेक्ट आ जाएगा, और कुछ निकालना नहीं था इसमें बेटा। ठीक है, सवाल नंबर 10 काफी सिंपल है बेटा, ध्यान से समझना है। एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 104 सेंटीमीटर है, यदि उसकी असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की माप, ठीक है, 20 असमांतर की माप 20 है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो समलंब समलंब होता है इस प्रकार से। ठीक है, असमांतर भुजाएं, जो असमांतर भुजाएं होती हैं वो ये होती है, ये वाली दोनों। ठीक है बच्चा, और ये होती है समांतर भुजाएं। ठीक है, असमांतर भुजाएं दोनों बराबर हैं, इसका मतलब उसने क्लियर कह दिया है असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की माप 20 है, तो 20 ये है बेटा और 20 ये है। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। दोनों के बीच की दूरी 16 है। अब देखो इसका जो एरिया निकालना है बेटा, इसका जो एरिया आता है वो आता है 1/2, ये साइड ए साइड बी, ए प्लस बी इंटू होता है बेटा एच, एच आपका ये। ठीक है बच्चा, कोई डाउट तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यहां से देखो बेटा, अब देखो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? चारों का टोटल, तो यहाँ 20 और 20 40 ही हो गया, तो 40 प्लस ए प्लस बी बराबर कितना? 104। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर, ये 40 उधर जाके घटेगा, तो यहाँ से बचा 4 और यहाँ से 10 में से 64 बचा, तो यहाँ मैं केवल 64 फुट कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा 1/2 और यहाँ लिख दूंगा 64 और यहाँ लिख दूंगा एच, एच मतलब 16।
2 से काटूंगा ये 8 बार, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 चौका 32 का 2, आंसर लगा 3, और 8 छिंग 48 और 3 51, 512 आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, बात आई समझ में, कोई डाउट नहीं है। अब देखो ध्यान से, ऐसे सवाल चुटकियों में करना सिखाया था मैंने यार आपको, ठीक है। देखिए कहाँ यार क्लास है, तुम देखते नहीं हो, दुख तो इस बात का है कि मैं जो करा रहा हूँ उनमें से सवाल भी बचते हैं लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते यार। अब बताओ मेरी क्या गलती है इसमें। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, एक सेल के दौरान इसका अंकित मूल्य 20%, 16%, X%, 3 क्रमिक छूट दी गई, वस्तु 68 बेची गई। 68,000 अंकित मूल्य इतना कम, मिसप्रिंट ये 1200, और ये डिस्काउंट देने के बाद 44। बेटा इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, यहाँ फिक्स वैल्यू नहीं है और ऐसा अंदाजा भी मैं नहीं लगा सकता कि यहाँ कितना होगा यहाँ कितना होगा, मिस प्रिंट, ठीक है। क्योंकि मैं जब सेट करता हूँ तो पहले से रटता नहीं है, पहली चीज पहले से रटता होता तो मुझे संख्या याद होती, तुरंत आते हैं तुरंत करता हूँ, सेट बनाता हूँ बनवाता हूँ और जैसे ही बन जाता है तुरंत क्लास चलाना स्टार्ट। ये नहीं कि पहले रटूँ सवालों को, भाई जब मैं ही नहीं कर पाया मैं ही रट के करूँगा तो मैं आपको सिखाऊंगा क्या भाई। 15 के 15 सवाल में से कोई नहीं रटता, ना किसी को देखता हूँ, तुरंत अभी तुम्हारे सामने देखा है, ठीक है। लेकिन अंदाजा कैसे लगाया गलत, कि जब 1200 का स्टार्टिंग मूल्य था तो 68,544 बेची नहीं जाएगी, वो डिस्काउंट के बाद कभी नहीं हो सकता, बढ़ गया। ये सवाल कितनी बार सिखाया मैंने यार बेटा, कितनी बार तो मैं सिखा चुका हूँ मैं। देखो सुरेश अपनी मासिक आय का 85% बचत करता है, यदि वह मासिक आय में 20% और मासिक खर्च में मासिक बचत में 60% की वृद्धि हो जाती तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। यहाँ से खर्च, ये पॉइंट को देखो, पॉइंट की भी हालत खराब कर दी, प्रिंट नो गड़बड़ हो गया, ठीक है। देखो समझते बेटा, देखो 85%, 85% का फ्रैक्शन देख लो, 5 से कितना बेटा 17, 17 बट्टे कितना 20, ठीक, 85%। यहाँ इसको बड़ा लिख लो, मैंने आपसे बताया था इसको बड़ा लिख लो, 17 बट्टे 20। 17 बट्टे 20 में एक चीज समझ लो कि यह है उसकी इनकम, ठीक है, और ये है उसका खर्च एक्सपेंडिचर, और इन दोनों का अंतर है उसका सेविंग, कितना है 3 है, ठीक है। अब उसने कहा उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि, और मासिक देखो खर्च पूछा है, बचत होगा यहाँ पे, मासिक बचत ये मिसप्रिंट में रह गया, ठीक है, खर्चे तो इसका अंदाजा लग जाएगा। यहाँ से 20% की वृद्धि तो 20 का गुणा इसमें कर दो, 20 कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब बात आती है बचत, बचत में कितना 60, ये आ जाएगा 6 18 180, ठीक है। अंतर देख लो बेटा, भाई 20 में से 3 गया तो 17, 400 180 गया तो 220, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से कितना बचा बेटा 7 17, पहले का देखो यहाँ से बचा क्या, यहाँ पे खर्च बचा, खर्च कितना था पहले 17, 17 का भाग देंगे, 17 एकम 17 और यहाँ पे बचा 5, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया, पॉइंट लग गया, 12 पॉइंट कुछ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही है। आगे मत करो, यहीं खत्म, ठीक है, यहीं खत्म सवाल। मैं तो पहले ही कह रहा था सवाल में है कुछ नहीं, देखो ये कह रहा है 18,236 की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और B के हिस्सों का अनुपात 4:7 है, B और C के हिस्सों का अनुपात 5:6 है, तो A और C के बीच हिस्सों का अंतर। मैंने आपको कितनी बार सिखा दिया है, देखो बेटा A और B का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है 4:7 दे रखा है, ठीक है, और B और C का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5 और कितना 6, 5 और कितना दे रखा है 6। यहाँ से उल्टे n का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये ABC का जो रेशियो आएगा 5 चौका 20, ठीक है, 5 सत्ते 35 और 7 छिंगा 42, ठीक। अब ये टोटल है, टोटल कटेगा किसी से है नहीं, जोड़ना पड़ेगा, ये 55 और ये 42, 7 और ये 9 97 हो जाएगा, 97 आएगा 18,236 के बराबर, ठीक है, बात आएगी नहीं समझ। अब यहाँ से इसका डिवाइड देना है
18,236 डिवाइड बाई कितना 97। पूछा क्या है ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर कितना है 22 है। ये कैलकुलेशन आपको करके ऑप्शन मुझे बता देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। हमारी कुर्सी थोड़ी सिंपल टाइप की है, धुक जाते हैं बैठे बैठे, ठीक है। एक व्यापारी को वस्तु को एक्स में बेचने पर 20% का लाभ होता है, वाई में बेचने पर 16% की हानि होती है। एक्स और वाई के क्रय मूल्यों का अनुपात पूरे लेन देन में लाभ, कुछ नहीं सवाल में, कुछ नहीं। देखो सीपी दे रखा है एक्स और वाई, सीपी एक्स और वाई, सीपी देख लो, सीपी कितना दे रखा है 3 और 5, 300 मान लूँ 500 मान लूँ, परसेंट निकाल लूंगा ना आसानी से, इसलिए प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ। 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, 20% के लाभ पर, 20% का लाभ निकालो इसका 20% आएगा बेटा हमारा 10% 30 60, 360 आ गया, ठीक है। 16% की हानि तो 16%, 16 पंजे कितना 80, ये 80 आ जाएगा। 80 की हानि घटा देंगे तो 420 बचेगा, ठीक है। यहाँ से टोटल देखो, टोटल कितना हो 0 8 और कितना 7, 780। यहाँ से कितना हो रहा है 800, घाटा कितना हो रहा है बेटा 20 का, कितने पर 800 पर, गुणा कितना बेटा यहाँ पे 100, 2 0 से 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2.5% का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस, ये रहा लॉस, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। कितना सरल सवाल था, देखो यहाँ से देखो। इंग्लिश में थोड़ी कंफ्यूजन है सवाल में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी सही है, बिल्कुल हिंदी सही कर देते हैं। देखो जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x 716, 1837 और 2545 को विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है, x और y का मान क्या होगा। बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड दिया जाता है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, ठीक। अब x से डिवाइड देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, तो यहां से एक चीज देखें 716, 1837 और 2545, इसकी एक ट्रिक है करने की। इन दोनों का अंतर देखो पहले, 16 में से 7, 7 में से 6 गया तो 1, 3 में से 2 गया 1 गया तो 2, 18 में से 7 गया तो 11, इन दोनों का अंतर। 15 में से 7 गया तो 8 और 15 में 7 गया तो 8, और यहाँ से ये बचा बेटा 4, 3 बचा, 3 में से 3 गया तो 0, और 25 में से 18 गया तो 7, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखो बेटा, ठीक है, इन दोनों का अंतर देखो, ठीक है। समान शेषफल बचता है, प्रत्येक स्थिति में y शेषफल होता है, y शेषफल में समान, ठीक है। यहाँ से एक चीज समझ लो बेटा, यहाँ से 7 11, 11 में से 8 गया तो ये बचा बेटा आपका 3, और यहाँ से 1 में से 0 गया तो 1, और 11 में 7 गया तो 413, कितना 413, ठीक है। अब 413 में इसका मैं डिवाइड दूं तो कितनी बार जाएगा, 716 में एक बार ही तो जाएगा, 2 बार में ज़्यादा बन जाए, तो एक बार 413 में इसमें से माइनस कर दो बेटा तो बचा 3, ठीक है, और ये बचा बेटा यहाँ से 11, ठीक है बेटा, ये बचा 11, एक में से एक 0, यार मैं भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ से कितना 7 में से 303, 303 अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये बचेगा बेटा आपका 110, लेकिन यहाँ से ऑप्शन मैच नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है मामला गड़बड़, ठीक है। यहाँ पे मामला गड़बड़ क्यों आ रहा है उसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ से जो वैल्यू आई है वो x है, ये वैल्यू आई है ये y है, दोनों को घटा देंगे 110 आएगा। 110 जो है वो किससे डिविजिबल है ये आपको चेक कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये तरीका है। दूसरा तरीका भी है इसका, यूँ आप एचसीएफ निकालते जाइए, लास्ट का आपका एचसीएफ आ जाएगा,
उसका डिवाइड 1 में दे दीजिए, तब भी कहानी ऐसे ही आपकी बन जाए। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट। और आपसे बेटा हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट मैं हाथ जोड़ कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लोगों के पास पहुँचाएँ। बहुत सारा टाइम हो गया यार, हमें भी तो आगे बढ़ने दो, हमें भी तो मौका चाहिए आगे बढ़ने का। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।